तो इससे पहले मैं आपको मोदी गिलियानी मिलर की थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही थी कि रियल में मोदी गिलियानी मिलर के ओपिनियन क्या थे। तो मोदी गिलियानी मिलर की जो पहले वाली थ्योरी थी वो मैंने आपको बताई, व्हेन द कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट अवेलेबल। पहले मोदी गिलियानी मिलर के यही ओपिनियन थे। Then they changed their theory in 1963. MM changed their theory in 1963. मोदी गिलियानी मिलर ने अपनी थ्योरी को कुछ चेंज कर दिया। 1963 में उनका एक पेपर पब्लिश हुआ और उनके पेपर में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स की, रियल में कॉर्पोरेट टैक्स की अवेलेबिलिटी है। दे एक्सेप्टेड दिस फैक्ट दैट फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, फिर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कॉर्पोरेट टैक्स को, डिटर्मिनेशन इन द इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, कि जो हम डेप्ट कैपिटल पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं इट इज डिडक्टेबल, बिफोर टैक्स इट इज डिडक्टेबल एंड आफ्टर इट टैक्स इम्पोज ऑन ए कॉर्पोरेट सेक्टर्स। इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा जो EBIT होता है उसमें से डेप्ट का इंटरेस्ट जो है इट इज ए डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लो। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है हमारी, लो है। Therefore, if any firm used in its capital structure, तो अगर कोई भी फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को यूज कर रही है, डेप्ट कैपिटल का यूज कर रही है, देन इट लीड्स टू रिडक्शन इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उस कंपनी या फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा एंड द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज। देखिए अगेन बता रही हूँ, मोदी गिलियानी मिलर accepted corporate tax, existence of corporate tax in 1963. Then they explain that the cost of debenture is very low and it is a deductible expenditure and interest is a deductible expenditure. If a firm use debt in its capital structure, then the overall cost of firm will reduce and total value of firm will increase. The overall cost of capital and increase the total value of firm, तो firm की total value high होगी। They accept that total value of levered firm is higher than unlevered firm। उसके बाद उन्होंने accept किया कि that the total value of levered firm is higher in comparison than total value of unlevered firm। There are two types of firm, levered which use debt capital and unlevered which is do not use debt capital। तो फिर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि टोटल वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज हायर इन कंपैरिजन देन टोटल वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। इट मीन्स लीवर्ड फर्म की टोटल वैल्यू हायर रहेगी और अनलीवर्ड फर्म की टोटल वैल्यू लोअर रहेगी। तो MM स्टेट, फिर MM ने आज में बताया द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, value of levered firm would be exceed that the value of unlevered firm, unlevered firm से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, by the amount equal to levered firm debt multiplied by tax rate। कितनी ज्यादा होगी, लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड फर्म से कितनी ज्यादा होगी, इक्वल टू द लीवर्ड फर्म डेप्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। कितनी, उसके डेप्ट और उसके टैक्स से। तो फिर उन्होंने निकालने बताया वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, द फर्म विच इज डू नॉट यूज डेप्ट, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, EBIT 1 माइनस टैक्स अपॉन के। EBIT 1 माइनस टैक्स रेट, जो भी हमारी टैक्स की रेट है उसको लेस कर देंगे और अपॉन के। और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू मोदी गिलियानी मिलर, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। डेप्ट और मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट से इस फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखिए ये लीवर्ड फर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था मोदी गिलियानी मिलर ने, और दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। तो यहाँ पर लीवर्ड फर्म की पूरी वैल्यू ऐसी की ऐसी आ गई और एक्सेस में वैल्यू और ऐड होगी। कितनी एक्सीड होगी, जो उसने बताया, इट इज इक्वल टू लीवर्ड फर्म डेप्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। जो लीवर्ड फर्म का डेप्ट है और जो टैक्स है उसको मल्टीप्लाई कर करके
ये थ्योरी निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज द मोदी गिलियानी मिलर थ्योरी। ये मोदी गिलियानी मिलर की आपकी थ्योरी है। अब आते हैं हम ट्रेडिशनल थ्योरी पे। ट्रेडिशनल थ्योरी एंड इट इज गिवन बाय सोलोमन। ये थ्योरी सोलोमन ने दी एंड इट इज द मिक्सअप ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड नेट इनकम थ्योरी। इट इज द मिडवे of net income theory and net operating income theory। दो थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द मिडवे ऑफ नेट इनकम थ्योरी एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। ये उन दोनों का मिडवे है। उन्होंने इन दोनों का जो है वो मिक्सअप लिया है। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर in comparison than cost of equity। It means cost of equity is higher and cost of debt is lower। आप ऐसे भी समझते हो तो ऐसे समझ सकते हो। सबसे पहली बात इन्होंने कही कि किसी भी फर्म में डेप्ट की कॉस्ट लोअर होती है और इक्विटी की कॉस्ट हाई होती है, then that cost is lower in comparison than equity capital। जो भी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो हमारी हाई होती है। Therefore, the firm increase the quantity of debt। जब इसकी कॉस्ट लोअर है तो एक फर्म क्या करेगी, डेप्ट कैपिटल को उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज कर देगी। जो भी उसका फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा तो डेप्ट कैपिटल जो होगी वो उसमें ज़्यादा यूज में ली जाने लगेगी। A certain limit can reduce the overall cost of capital and increase the total value of firm। देखो सबसे पहली बात दोनों का मिडवे है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रियल में ये थ्योरी जो है वो उन दोनों का मिडवे है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट लोअर होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर होती है। इसलिए एक फर्म देयरफॉर ए फर्म increase the quantity of debt in its capital structure due to it is cheaper in comparison than equity। ये सस्ता साधन है तो इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करेगी। A certain limit, एक certain limit तक can reduce the overall cost of capital। एक certain limit तक अगर हमने डेप्ट का यूज किया then the overall value of firm will be increased and overall cost of capital will be reduced। ये बात इन्होंने कही है कि अगर हमने एक सर्टेन लिमिट तक इसका यूज किया है तो ऐसा होगा। आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इंक्रीज द डेब्ट कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। आफ्टर ए सर्टेन लिमिट एक ऑप्टिमम लेवल था, अब उस सर्टेन लिमिट के बाद भी जाकर के हम डेप्ट कैपिटल को अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज कर रहे हैं then overall cost of capital will increase and the total value of firm will be decrease। सर्टेन पॉइंट्स के बाद जाने के बाद कहते हैं ना जितना ऊंचा चढ़ोगे वहीं से गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आफ्टर बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट्स if the firm will increase the debt in its capital structure then the overall cost of capital will increase and the total value of firm will decrease। तो फर्म की टोटल वैल्यू डाउन हो जाएगी और फर्म की टोटल जो कॉस्ट है ओवरऑल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो a rational or appropriate mix of debt and equity minimize
cost and maximize total value of firm. अब उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? ए रैशनल और एप्रोप्रिएट मिक्स, एक रैशनल और एक एप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए डेब्ट एंड इक्विटी का, डेब्ट और इक्विटी का एक एप्रोप्रिएट आपके पास कुछ मिक्सअप होना चाहिए, सो दैट दे मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर सकें एंड मैक्सिमाइज द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, और फर्म की टोटल वैल्यू को हम हायर कर सकें. So they accept ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इसलिए उन्होंने एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया. तो ये है इसकी थ्योरी. अब इस थ्योरी को हम स्टेज वाइज पढ़ेंगे. पहले थ्योरी समझ में आ गई कि क्या हुआ, कैपिटल ऐसे हुई, सर्टेन लिमिट्स के बाद डेप्ट को इंक्रीज किया, वैल्यू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी, वैल्यू हो गई, तो हमने एक रैशनल और एक ऐसा मिक्स होना चाहिए डेप्ट और इक्विटी का कि वी कैन मिनिमाइज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज टोटल वैल्यू ऑफ फर्म. तो दे एक्सेप्ट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. तो उन्होंने एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को जो है वो बेटर माना है. अब आती है इस थ्योरी की फर्स्ट स्टेज, कि फर्स्ट स्टेज में क्या करना चाहिए. इन द बिगिनिंग द यूज ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग इन द एज ऑफ स्टार्टिंग, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, द यूज ऑफ डेप्ट, हम डेप्ट का यूज करते हैं इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो इन बिगिनिंग द यूज ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिक्रीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज टोटल वैल्यू ऑफ फर्म. फर्स्ट स्टेज की बात बता रहा है ये. इन फर्स्ट स्टेज कैपिटल स्ट्रक्चर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, ऐसा माना गया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन जो होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन फिक्स्ड और मार्जिनली इंक्रीज अगर इंक्रीज भी हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो स्लाइटली होती है, बहुत लोअर होती है. एंड द यूज ऑफ डेप्ट इज फेवरेबली ट्रीटेड इन कैपिटल मार्केट. और जो हम डेप्ट का यूज करते हैं, जो भी डेप्ट का यूज किया जाता है, उसको द यूज ऑफ डेप्ट इज फेवरेबली ट्रीटेड इन कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट में उसका एक फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है. तो फर्स्ट स्टेज स्टार्टिंग है, डेप्ट का यूज कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिड्यूस होगी, टोटल वैल्यू फर्म इंक्रीज होगी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो स्लाइटली इंक्रीज हो सकती है, मार्जिनली इंक्रीज हो सकती है, ऑलमोस्ट इट फिक्स, ऐसा माना गया है कि इट इज फिक्स्ड ही रहती है, और इंक्रीज भी तो मार्जिनली होगी. बट डेप्ट के यूज का कैपिटल मार्केट पर फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है. देन सेकेंड स्टेज, अब आप आते हो सेकेंड स्टेज पे. दिस इज अबाउट फर्स्ट स्टेज, कि फर्स्ट स्टेज में क्या करना चाहिए. इन सेकेंड स्टेज इंक्रीजिंग यूज ऑफ डेप्ट, अगर हम डेप्ट का इंक्रीजिंग यूज ऑफ डेप्ट अप टू ए रीजनेबल लिमिट, अगर अभी भी हम डेप्ट कैपिटल का क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग यूज ऑफ डेप्ट कैपिटल अप टू ए रीजनेबल लिमिट, हमारा कहीं ना कहीं तो कोई रीजनेबल लिमिट होगा ही होगा. तो उस रीजनेबल लिमिट के बाद भी, रीजनेबल लिमिट डज नॉट लीड्स टू एडवर्स इम्पैक्ट, तो भी आपके डज नॉट लीड्स टू एडवर्स इम्पैक्ट, कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर नहीं होगा. एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म पर भी नहीं होगा. बिकॉज इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क, सपोज कीजिए कि अगर हमारी फाइनेंशियल रिस्क, और वो क्या कह रहा है कि आपने अगर कहाँ तक किया, रीजनेबल लिमिट तक किया, यूज ऑफ डेप्ट अप टू ए रीजनेबल लिमिट,
does not leads to adverse impact on overall cost of capital in it, because risk in financial risk increase, cost of capital is compensated by decrease the cost of debt. क्योंकि यहाँ क्या हुआ, आपकी रिस्क इंक्रीज हो गई, आपने ज्यादा डेप्ट ले लिया, देन आपकी क्या हुई, रिस्क इंक्रीज हुई, रिस्क के इंक्रीज होते ही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज होगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज हो गई और कॉस्ट आपकी रिस्क भी इंक्रीज होगी, देन इट इज कंपनसेटेड बाय डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये किससे कंपनसेट हो जाएगी, कंपनसेटेड बाय डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि कॉस्ट डेट आपको बहुत लोअर कॉस्ट पर मिल गया, इसलिए ये एडवर्स इम्पैक्ट का शो ही नहीं होता है। इट इज कंपनसेटेड बाय द लो कॉस्ट डेट, लो कॉस्ट के डेट से हो गया ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज। अगर आप अभी सेकंड स्टेज तक हैं तो फ्रॉम कैन रीच टू अ पॉइंट वेयर केओ इज मिनिमाइज, आप सेकंड पॉइंट तक हो और आप कहाँ पर पहुंच गए हो, ए पॉइंट वेयर केओ इज मिनिमाइज एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज हाई। तो यहाँ आपकी केओ तो होगी मिनिमाइज एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म अभी तक तो हाई ही रहेगी, क्योंकि इस रिस्क को उसने कंपनसेट कर दिया, तो आपका कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ा और फर्म की टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर है और फर्म की टोटल वैल्यू ऑफ हाई है। फ्रॉम कैन रीच टू अ पॉइंट वेयर केओ इज मिनिमाइज एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज हाई। तो ये दोनों आपके सेकंड स्टेज तक की बात थी। अब देखते हैं हम थर्ड स्टेज को। देखो सेकंड स्टेज तक का आपको समझ में आ गया, अब आते हैं हम थर्ड स्टेज पर। अब थर्ड स्टेज में क्या कह रहा है, इफ द प्रपोर्शंस ऑफ डेप्ट कैपिटल इज इंक्रीज इन कैपिटल स्ट्रक्चर बियॉन्ड द एक्सेप्टेड पॉइंट, अभी भी आप इस डेप्ट का जो रेशियो है, जो मिक्सअप है आपका इक्विटी के साथ, उसको आप इंक्रीज करते जा रहे हो एंड बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल, बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट के बाद भी आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट कैपिटल को इंक्रीज करते जा रहे हो, दिस लीड्स टू इंक्रीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तब जाकर के आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई हो जाएगी एंड टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल डिक्रीज, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल डिक्रीज, दिस साइन फॉर डिक्रीज एंड दिस साइन फॉर इंक्रीज। तो फर्म की टोटल वैल्यू होगी, देखो कब होगी, when you use the ratio of you increase the debt in your capital structure after the optimum level or beyond a certain limits, उसके बाद जा करके आपकी फर्म में ये दोनों चीजें क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज रैपिडली, क्यों, क्योंकि बिकॉज योर रिस्क फैक्टर इंक्रीज रैपिडली एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज रैपिडली। अब जब आप लोन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जब आप वहाँ ज़्यादा दे रहे हो, तो ये भी नेचुरली हाई होगा, ये भी हाई, ये भी हाई, ये भी हाई और ये लोअर। इट मीन्स जो चीज़ फेवरेबल होनी चाहिए थी वो आपके अगेंस्ट है और जो आपके अगेंस्ट होनी चाहिए थी वो आपके यहाँ जा रही है। तो ये सब आपके अगेंस्ट जा रही है और ये भी आपके अगेंस्ट ही मान के चलो, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आपकी डाउन हो रही है, which result increase in cost of equity and which cannot be offsetted by low debt capital। और अब you cannot offset this impact, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और अब आप इसको ऑफसेट नहीं कर सकते हो किसी भी तरह। तो ट्रेडिशनल थ्योरी को 3 स्टेज में एक्सप्लेन किया गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट 2 स्टेज तक ये बेटर थी, अगर आपने बियॉन्ड द लिमिट जाकर के इक्विटी को इश्यू किया है तो फिर आपकी फर्म में जो है आप इस पॉजिटिविटी को ऑफसेट नहीं कर पाओगे। तो दिस इज अबाउट द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स, इसके न्यूमेरिकल्स मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोग में से किसी भी पर्सन की कोई पर्टिकुलर हो, किसी स्टूडेंट की, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि मैडम इस टॉपिक पे आई वांट टू अ लेक्चर एंड आई वांट टू योर ओपिनियन।